बृजमोहन अग्रवाल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल वो मंत्री हैं, जैसा कि आपने सुना भी। इसका फैसला उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर छोड़ दिया है। बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है, लिहाजा राजनीति भी बहुत तो होनी लाजमी है। देखिए इस रिपोर्ट को। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से नवनिर्वाचित सांसद बृजमोहन अग्रवाल अपने विधायकी के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के निवास पर जाकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। बृजमोहन के इस्तीफे देने के बाद से ये रायपुर दक्षिण सीट खाली हो गई है। चर्चा है कि नगरीय निकाय चुनाव के समय ही रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में कई नेता अपनी दावेदारी भी पेश कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि बृजमोहन के रहने से सदन भरा भरा लगता था, लिहाजा उनकी सदन में कमी खलेगी। देखिए, जो हमारा संविधान है और हमारे नियम है कि कोई भी बिना सदन का सदस्य रहते हुए 6 महीने तक मंत्री रह सकता है, परंतु मंत्रिमंडल का निर्माण करना और मंत्री रखना मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के कार्यक्षेत्र में आता है, इसलिए इसके बारे में निर्णय वो करेंगे। विधानसभा में रहने का ही मतलब है, विधानसभा भरा भरा लगता है और विधानसभा में उपस्थिति का एहसास पूरे विधानसभा को होता है। और आज नहीं, हमेशा के लिए जितनी जीवंतता बनी रहती रही है, जितना तीखापन और जितना विद्वता के साथ अपनी बात प्रस्तुत करते रहे, निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए कमी तो हम लोगों को महसूस होगी। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने और मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने से सियासी गलियारों में बड़ी हलचल थी। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से ही रायपुर दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल का एक छत्र राज रहा है। उनके रहते यहाँ से किसी और को कभी भी भाजपा से टिकट मिला ही नहीं, लिहाजा बृजमोहन अग्रवाल के फैसले पर हर किसी की नजर टिकी हुई थी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बृजमोहन अग्रवाल का कद इतना बड़ा है कि विपक्ष भी उन्हें अपने साथ आने और सरकार बनाने का ऑफर दे रहा था। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने उन्हें कांग्रेस में आने का ऑफर दिया। कहा कि बीजेपी में सिर्फ टव्वल की स्थिति बनी हुई है, बीजेपी में उनकी उपेक्षा की है, वो चाहे हमारी पार्टी में आ जाए, वो चाहे जो मिलेगा। बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूं कि नहीं दूं, विधायक से दूं कि सांसद से दूं, ये मैं तय करूंगा। तो ये पार्टी से बड़े हो गए हैं कि पार्टी ने उनको कहा है कि आप सांसद का चुनाव लड़िए, जीत गए हैं तो विधानसभा दे देना चाहिए इस्तीफा, लेकिन वो तुरंत नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा तो भी 6 महीने तक मंत्री रह सकता हूं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ टोवल की स्थिति है, गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में कहीं कोई गुटबाजी नहीं। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मतों से जीतकर पहली बार सांसद बने मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल होने की भी अटकलें चल रही थी। सांसद बनने के बाद उन्हें मंत्री बनाए जाने की बातें हर तरफ हो रही थी। उन्हें अविभाजित मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ भाजपा विधायकों में से एक माना जाता है। हालांकि अब उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली के हो गए हैं, लेकिन पीछे एक सवाल भी छोड़ गए हैं खाली रायपुर सीट में कि आखिर रायपुर दक्षिण का विधायक कौन। इन सब पर बात होती रहेगी। बृजमोहन अग्रवाल से आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अन्य अहम खबरों का। जो हमारी नजर रहेगी वो इन महत्वपूर्ण खबरों पर रहेगी। जरा देखिए, पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में भीषण सड़क रेल हादसे में, माफ कीजिएगा, जो रेल हादसा हुआ है वो भीषण हुआ है और इसी की बात करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 15 लोगों की मौत की खबर आई है और जितने लोग घायल हुए हैं उनके बारे में बताएंगे। उसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए। जो दूसरी तस्वीर है वो है कंचनजंगा की। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ सड़क हादसा हुआ है, इसकी बात करेंगे, इसे समझाएंगे, इसे बताएंगे। और घायलों का बुरा हाल है जो वो भी देखिए, और रेल मंत्री का एक्शन है वो बताएंगे। तो ये 4 तस्वीरें हैं, इन्हें देख लीजिए। ये कुछ हुआ है और इस हादसे से जो है वो देश दहल उठा है और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर लगातार होती ये रेल घटनाएं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ट्रेन हादसे को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है।
उन्होंने दुख जाहिर किया है। पीएम ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना दुखद है, उन लोगों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। पीएम आगे लिखते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो जलपाईगुड़ी में भयानक रेल हादसा हुआ है और इस हादसे से देश स्तब्ध है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में हुई रेल दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अधिकारियों से बात की और स्थिति का जायजा लिया। प्रभावितों की सहायता के लिए बचाव अभियान जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी दुर्घटना स्थल पर जो है जायजा लिया। बता दें कि पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। दुखद और 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी मिलकर काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। वहीं रेलवे प्रशासन ने बतौर हेल्प डेस्क के लिए नंबर भी जारी किए हुए हैं। अब हादसे पर क्या कुछ कहा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, उसे सुनिए। हमने जब रेल मिनिस्टर थे तब मैंने 2-3 इंसिडेंट देखा। उसका पहले नीतीश जी का टाइम में भी कई साल इंसिडेंट मैंने देखा जो इंसिडेंट का थोड़ा ही नजदीक है। तो मैंने खुद जाके मुंबई में कोंकण रेलवे के पास जाके हम एंटी कॉल्यूशन डिवाइस उसको तैयार किया, उसको चालू किया। इसका बाद एंटी कॉल्यूशन जो होता है, जो कॉल्यूशन होता है, उसको हम रुक दिया था। लेकिन अभी रेलवे में क्या हो रहा है मेरे को पता तो नहीं है, लेकिन लोगों को अभी रेल छोड़ के बाइक लेने पड़ता है, साइकिल लेने पड़ता है। और अब हाय ईवीएम, हाय ईवीएम, बार बार वही चल रहा है, उसी की बात कर रहे हैं। ईवीएम का जिन फिर से निकल गया है और इस बार चुनाव के नतीजों के ठीक बाद नहीं निकला, लेकिन अब निकल आया है। क्यों आया है? क्या इसका एलन मस्क से कनेक्शन है, अमेरिका से कनेक्शन है? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में और समझिए हाय ईवीएम की कहानी। देखिए, एलन मस्क ने जब कहा कि ईवीएम हैक की जा सकती है तो हैक की जा सकती है। ये ईवीएम वगैरह बहाना है, इनको दरअसल देश का ध्यान भटकाना है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के लंबे अंतराल के बाद फिर से विपक्ष ने ईवीएम पर रोना रोया है। चुनाव परिणाम में इंडिया गठबंधन को मिली अप्रत्याशित सफलता के बाद प्रधानमंत्री ने ईवीएम के मामले पर तंज भी कसा था। मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? लगातार ईवीएम को गाली देना, और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए। ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। एक बार फिर से ईवीएम का जिन्न बाहर आ गया है। उनको भी इलॉन मस्क ने कहा कोई भी मशीन हो, फलाना ढिमका, नो ब्लूटूथ, नो इंटरनेट, नो डेटा, सब कुछ, वो भी हैक हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक रिपोर्ट ने शांत बैठे विपक्ष को अशांत कर दिया है। रिपोर्ट क्या है और विपक्ष क्या बोल रहा है, सब कुछ विस्तार से बताते हैं। दरअसल 5 जून को टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा, ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, इसे इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। हालांकि ये खतरा कम है, फिर भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में इससे वोटिंग नहीं करवानी चाहिए। एलन मस्क का ये बयान अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले आया है।
एलन मस्क का ये पोस्ट सिर्फ पोस्ट नहीं था, ये उबाल था, ये चिंगारी थी भारत में राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेताओं को ईवीएम पर फिर से जहर उगलने को लेकर प्रोत्साहित करने की, जिसका रिएक्शन भी तुरंत ही देखने को मिला। राहुल गांधी ने एलन मस्क के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है, किसी को भी इसकी जांच की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। राहुल गांधी ने मस्क के पोस्ट को अखबार में छपी खबर के साथ रिपोस्ट किया है, जहां मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी रविंद्र वायकर के साले मंगेश पांडुलकर द्वारा चुनाव अधिकारी के मोबाइल लेकर काउंटिंग सेंटर के अंदर जाने का जिक्र किया गया था। वायकर शिवसेना उद्धव गुट के अमूल कीर्तिकर से सिर्फ 48 वोटों के अंतर से ही जीते थे। इधर राहुल गांधी ने जब ईवीएम पर सवाल उठाया तो सपा सांसद अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्ष राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते नजर आए। इलॉन मस्क ने कहा कोई भी मशीन हो, फलाना ढिमका, नो ब्लूटूथ, नो इंटरनेट, नो डेटा, सब कुछ, वो भी हैक हो सकती है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, तो वही राहुल गांधी जी कह रहे हैं, वही हमारी पार्टी कह रही है, वही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन की प्रक्रिया है उसको फ्री एंड फेयर रहना चाहिए। देखिए, एलन मस्क ने जब कहा कि ईवीएम हैक की जा सकती है तो हैक की जा सकती है। दुनिया का सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी का मालिक है। जब वो कहता है कि ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम में डाटा फीड किया जा सकता है, तो जो हमारे यहाँ लोगों को संदेह था वो सही है। अब जब विपक्ष चुनाव के बाद इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने में लगा हुआ था तो शहजाद पूनावाला, अरुण साफ समेत तमाम एनडीए के नेताओं ने विपक्ष की जमकर धुनाई कर दी। महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई, उधर ईवीएम मशीन सही है, और जब हार हो गई तो ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, ये तो कौन सी हरकत है? अभी राहुल गांधी तो 2 जगह से जीते हैं, तो ईवीएम मशीन उधर बराबर थी, उधर बराबर थी, तो उन्होंने कहना चाहिए ईवीएम मशीन सब जगह खराब थी, मैं इस्तीफा देके फिर से चुनाव लड़ता हूँ। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बार बार ईवीएम का विषय आया है और बार बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इसमें किसी तरह से टेम्परिंग के कोई सबूत नहीं मिले हैं, उसके बाद भी कोई प्रश्न उठा रहा है, तो ये सोचने का विषय है। देखिए, मैंने आपसे कहा स्पष्ट रूप से, बार बार सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम के बारे में सुनवाई की है, विचार किया है। चुनाव समाप्त होने के बाद भी जिस प्रकार से झूठ और दुष्प्रचार के आधार पर ईवीएम विलाप शुरू करने का काम राहुल गांधी और उनकी जमात ने किया है, आज तो जिस आर्टिकल के आधार पर वो इस झूठ को प्रचारित कर रहे थे कि ईवीएम मोबाइल फोन के ओटीपी से अनलॉक होता है, आज स्वयं उस संस्था ने अपनी गलती को माना है और क्लैरिफिकेशन डाला है। परंतु देखिए, ये ईवीएम वगैरह बहाना है, इनको दरअसल देश का ध्यान भटकाना है। सुना आपने, इसी साल अप्रैल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोटों और वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष को करारा झटका लगा था। ईवीएम पर हो रहे ताजा विवाद ने प्रदेश की सियासत में फिर एक बड़ा भूचाल ला दिया है। ऐसे में देश की राजनीति और ईवीएम संबंधित तमाम बहसों पर देखना दिलचस्प हो जाता है कि प्रशासनिक स्तर पर ईवीएम संबंधित क्या कुछ गतिविधियां आगे होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पानी जिंदगी है और भीषण गर्मी में पानी की समस्या विकराल होती जा रही है, उसी की बात करेंगे। दिल्ली सहित राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पानी की समस्या से मानव जीवन त्रस्त हो रहा है। पानी की समस्या पर इस रिपोर्ट को देखिए और पानी को लेकर संजीदा हो जाइए। देखिए,
जगह जगह से मटका फोड़ प्रदर्शन की तस्वीरें मीडिया में छाई हुई है। दिल्ली बीजेपी ने 14 जगहों पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया है। दिल्ली में पानी की समस्या इतनी गंभीर है कि नाक में दम आ गया है, यही बीजेपी के नेता कह रहे हैं। हमारी सबकी क्षेत्रवासियों की सबकी मजबूरी है, जब बिल्कुल नाक तक दम आ गया है तब ये स्टेप हमने लिया है और अब इस स्टेप को हम जारी रखेंगे जब तक क्षेत्र की समस्या का कोई न कोई समाधान ना निकलेगा। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। फिलहाल ये जीवन दिल्ली में गुम है। मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में बंद है और मंत्री मीडिया के सामने एक्सप्लेनेशन दे रही है कि ये जो मेन लाइन है जो सोनिया विहार से ग्रेटर कैलाश के लिए साउथ दिल्ली मेंस कहलाता है। ग्रेटर कैलाश, जंगपुरा, निजामुद्दीन, जल विहार, लाजपत नगर में ये सारी पानी की पाइपलाइन जाती है। तो इसको हम चेक करने के लिए आए हैं कि कहीं पर किसी प्रकार की लीकेज तो नहीं है। सीनियर ऑफिसर्स को भी बोला गया है कि सारी पाइपलाइंस को चेक किया जाए। जल बोर्ड के स्टाफ को भी कहा गया है कि उनके साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स मिलकर पेट्रोलिंग करेंगे। बिल्कुल क्या क्या कदम उठाए गए हैं पानी की वेस्टेज रोकने के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने हमने डिटेल में फाइल किया है। दिल्ली में जल की समस्या कोई नई नहीं है। समस्या इतनी गहरी है कि सियासी उठापटक से मामला कोर्ट कचहरी तक में चल रहा है। एक आंकड़ा बताता है कि दिल्ली में कुल 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड केवल 1000 MGD पानी ही उत्पन्न करता है। बताते चले कि दिल्ली के पास कोई अपना वाटर सोर्स नहीं है, लिहाजा पानी को लेकर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली पर निर्भर रहना पड़ता है। पानी की कितनी किल्लत है इसका अंदाजा तस्वीरें देखकर लगाया जा सकता है। वाटर टैंकरों के मोहल्ले में आने के साथ ही बच्चे, जवान सभी टैंकरों पर सवार हो जाते हैं। छीना झपटी सब कुछ चलता है। ये तस्वीर सिर्फ दिल्ली की नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में पानी की किल्लत ने लोगों को परेशानी में डाल रखा है। लोग कोसों दूर पानी की खोज में निकल पड़ते हैं। वर्तमान समय में जल की भारी समस्या से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। मध्य प्रदेश में गर्मी के कारण जल स्रोतों का मारा हाल है। आलम ये है कि जल स्रोतों के सूखने के वजह से परियोजनाएं ठप पड़ी हुई है। गौरतलब है कि भारत गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है, जिससे सालाना लगभग 20 लाख मौतें हो रही है। ये विश्वविद्यालय के 2022 सुरक्षित पेयजल सूचकांक में भारत को 180 देशों में से 141वां स्थान दिया गया है, यानी कि हम दूषित पानी पीने की रैंक में 180 देशों में से 141वें रैंक पर है। आपको बता दें कि भारत का लगभग 70% पानी दूषित है। 2030 तक भारत की पानी की मांग उपलब्ध मात्रा से 2 गुना होने का अनुमान है। दुनिया की आबादी का 18% हिस्सा और संसाधन केवल 4% ही उपलब्ध है, जो भारत को सबसे अधिक जल संकट वाले देशों में से एक बनाता है। 2031 के लिए प्रति व्यक्ति औसत जल उपलब्धता 1367 घन मीटर आंकी गई है। भारत में साल दर साल बढ़ती भीषण गर्मी ने जल समस्या का संकट व्यापक रूप से उत्पन्न कर दिया है। ऐसे में आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण को लेकर देखना दिलचस्प हो जाता है कि इस विराल स्थिति में डील करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या उपाय किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बिल्कुल क्या क्या कदम उठाए गए हैं पानी की वेस्टेज रोकने के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने हमने डिटेल में फाइल किया है।
स्टेप को हम जारी रखेंगे जब तक क्षेत्र की समस्या का कोई ना कोई समाधान ना निकलेगा। दिल्ली सरकार जो पानी मिलता है वो टैंकर माफियाओं को बेच रही है। इधर 24 घंटे बाजार मध्य प्रदेश में गुलजार रहेंगे। मध्य प्रदेश में अब बाजार पूरी रात खुले रहेंगे। बाकायदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले पर आधिकारिक जानकारी दी है। देखिए, समझिए कैसे। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की तारीफदारी तो आपने सुनी ही होगी। उच्च किस्म के व्यापार के साथ साथ परिवेश, स्वच्छ वातावरण, सुहाना मौसम लोगों को आत्मीय सुख की अनुभूति कराता है। शहरों का जादू लोगों के जहन में एक बार बस उतर जाए तो फिर आप इस परिवेश के आदी हो जाते हैं। अब तो मध्य प्रदेश के ये बड़े शहर और भी गुलजार होने वाले हैं। खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले हैं और तो और तरक्की के पंख लगाकर प्रदेश और भी ऊंची उड़ान भरने वाला है। अगर आप नाइट लाइफ के आदी हैं और जी भरकर शहर की फिजाओं का आनंद लेना चाहते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए खास है। रेस्टोरेंट, मॉल, होटल, बिजनेस सेंटर और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यालय अब दिन रात चलेंगे, लेकिन पब, बार, क्लब, शराब दुकानें नियत समय पर ही बंद होंगे। प्रदेश में इस योजना को लेकर डॉक्टर मोहन यादव ने बकायदा सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी है। जरा प्रदेश के मुखिया का ये पोस्ट देखिए। डॉक्टर मोहन यादव ने लिखा है कि 24 घंटे खुलेंगे बाजार, बढ़ेगा व्यापार। अब प्रदेश में दिन रात खुलेंगे बाजार, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को लगेंगे पंख। मुख्यमंत्री ने इस पोस्ट में शहर की खूबसूरत तस्वीरों को शेयर भी किया है। आपको बता दें, राज्य के 16 बड़े शहरों में ये व्यवस्था लागू की जा रही है। जानकारी के अनुसार ये एक ऐसी योजना है जिसे श्रम विभाग ने भोपाल और इंदौर नगर निगम के क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अमल लाने के लिए बनाई थी, परंतु मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी नगर निगम क्षेत्रों में लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, रीवा, कटनी, सिंगरौली, मुरैना, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, सागर, सतना और छिंदवाड़ा ये उन 16 शहरों में शामिल है जहां 24 घंटे औद्योगिक क्षेत्र के बाजार खुले रहेंगे। इसको लेकर बकायदा राज्य सरकार ने श्रम विभाग के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी पहले ही दे दी थी। रिपोर्ट्स की माने तो देश के कुछ राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना में पहले से ही ये व्यवस्था लागू है और वहां पर मॉल, रेस्टोरेंट से लेकर मुख्य बाजार और बिजनेस सेंटर 24 घंटे खुले रहते हैं। ऐसे में इन प्रदेशों के बाद मध्य प्रदेश 24 घंटे बाजार खुलने वाला देश का 7वां राज्य बन जाएगा। प्रदेश में इस प्रस्ताव को लेकर श्रम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति है, इसलिए 24 घंटे बाजार खुलने में कोई समस्या नहीं है। श्रम विभाग ने कहा कि प्रदेश में 24 घंटे बाजार खुलने से जीएसटी में भी वृद्धि होगी, आर्थिक गतिविधियां बढ़ने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इन तमाम मामलों को लेकर बकायदा श्रम विभाग ने आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
श्रम विभाग द्वारा 8 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से 3 शिफ्टों में काम संचालित करने की बात कही गई है। वहीं सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति किसी को नहीं दी गई है। आपको बता दें, सरकार के इस फैसले से बड़े शहरों में व्यापार की वृद्धि होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि होगी, जरूरी सुविधाएं हर समय उपलब्ध रहेगी। बताते चले कि प्रदेश में फिलहाल बाजार रात 11 बजे बंद हो जाता है। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि 24 घंटे बाजार खुलेंगे, पर इससे सरकार के खजाने में बढ़ोतरी होगी, प्रदेश के पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में व्यापारिक माहौल बनेगा। सरकार के इस फैसले के बाद देखना दिलचस्प हो जाता है कि प्रदेश में आर्थिक गति को कितनी ज्यादा तेजी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और केंद्र में बड़ा मंत्री पद मिलने के बाद मामा भी दिल्ली के हो गए। शिवराज सिंह चौहान पहली बार मध्य प्रदेश वापस भी आए वहां से, और उन्होंने आज विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। कल वापस आने के बाद आज उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया। शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि बुधनी का अगला विधायक कौन। देखिए। रविवार को जब मामा रेलवे स्टेशन पहुंचे थे तो गाजे बाजे के साथ बड़े धूमधाम से उनका स्वागत किया गया था। प्रदेश में बहुत सारे पेंडिंग काम थे, जनता का धन्यवाद करना था, बुधनी सीट से इस्तीफा देना था। मामा हफ्ते भर से ज्यादा समय तक दिल्ली की गर्मी में सियासत को और भी गर्म करते रहे। कद्दावर मंत्री पद जब मिला तो समर्थकों के बीच उत्साह है, समर्थक कार्यकर्ता सब खुश हैं। जहन में एक ही बात है, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गई तो क्या हुआ, उसके समकक्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो जगह मिली। बुधनी सीट से इस्तीफे की खबर भावुक करने वाली है, सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश में उनके तमाम समर्थकों के लिए भी। प्रदेश की राजनीति से लंबे समय बाद मामा मुक्त हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह एक ऐसा नाम है जिसकी छवि बेहद साफ है। जमीन से जुड़े और मृदुभाषी होना शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश की राजनीति में एक अलग स्थान दिलाता है। लंबे समय तक प्रदेश में सक्रिय रहने के बाद फिलहाल शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी सीट से विधायकी पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में मंत्री बनाए जाने, उपचुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर पेंच फंसता हुआ देखने को मिल सकता है। बीजेपी के पास असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। बुधनी में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों में सबसे बड़ा नाम कार्तिकेय सिंह चौहान का सामने आ रहा है। कार्तिकेय सिंह चौहान लोकसभा चुनाव के दौरान भी पिता के लिए खूब एक्टिव रहे हैं। ऐसे में चर्चा है कि पिता की परंपरागत सीट के लिए कार्तिकेय चौहान को चुनाव लड़वाया जा सकता है। आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान के दोनों बेटों में सिर्फ बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ही राजनीति में एक्टिव हैं। दूसरा नाम विदिशा लोकसभा सीट से पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव का है। आपको बता दें, रमाकांत भार्गव विदिशा से पूर्व सांसद रहे हैं। रमाकांत भार्गव का टिकट काटकर बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को सांसद पद का उम्मीदवार बनाया था। ऐसे में चर्चा है कि बुधनी सीट पर रमाकांत भार्गव पर बीजेपी अपना दांव चल सकती है। इन तमाम नामों पर सवाल पूछे जाने पर फिलहाल बीजेपी चुप है, लेकिन विपक्ष को यह कहकर ललकार रही है कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी या नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इस सीट से फरियाद लें, जीत तो बीजेपी की ही होगी। वहीं दूसरी तरफ बुधनी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने पहले से रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस बार बुधनी विधानसभा सीट पर बाहरी नहीं बल्कि स्थानीय उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। बुधनी एक ऐसी सीट है जहां हर किसी की नजर जमी रहती है। ऐसे में होने वाले उपचुनाव में तमाम सियासी उठापटक के बीच देखना दिलचस्प हो जाएगा कि इस सीट पर फिर से बीजेपी अपना वर्चस्व दिखाती है या फिर कांग्रेस कुछ फेरबदल करने में कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा ऐलान किया है। क्या किया है? राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे, केरल की वायनाड सीट छोड़ेंगे और कहां पहुंचेंगे? उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पहुंचेंगे, सोनिया गांधी की सीट पहुंचेंगे, मां की सीट में पहुंचेंगे,
बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। सोनिया गांधी ने कहा था बेटे को दे रही हूं, अपने बेटे को सौंप रही हूं, आप उसका ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। परंपरागत सीट है और उसे अब राहुल गांधी सहेजेंगे, संवारेंगे। बात यही खत्म नहीं होती है। खरगे आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं और क्या कहते हैं कि वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी, और यही बड़ी खबर बन जाती है। और राहुल गांधी रायबरेली से बने रहेंगे, ये भी कहते हैं मल्लिकार्जुन खरगे। और जो क्या हो जाता है, रायबरेली जो परंपरागत सीट है, जो ऐतिहासिक सीट है, वो राहुल गांधी की हो जाती है। अब जरा समझ लीजिए रायबरेली का सियासी इतिहास क्या है। सियासी इतिहास देख लीजिए, 17, 18, 19, 20 बार चुनाव होते हैं और 17 बार कौन जीतती है? कांग्रेस। 1 बार जीतती है जनता पार्टी, 1 बार। 2 बार बीजेपी जीतती है। कब जीतती है वो भी बताऊंगा, कौन जीतता है वो भी बताऊंगा। 2004, 6, 9, 14 और 2019 से कौन है? कांग्रेस की सोनिया गांधी। और अब देखिए 1952 से लेकर पंजे का निशान है, कौन है? फिरोज गांधी। और दादा हैं किसके? राहुल गांधी के। दादा यहां से आजादी के समय पर सांसद बनते हैं और अब बन गए हैं उनके पोते। और राहुल गांधी अब वहीं रहेंगे, रायबरेली में ही रहेंगे, अपने दादा की ही सीट में रहेंगे। 1960 में आरपी सिंह रहते हैं कांग्रेस से, 62 में बैजनाथ कुरील कांग्रेस से, 1967 और 71 में इंदिरा गांधी। सोचिए, इंदिरा गांधी 1967 और 71 में रहती हैं। 1977 में आ जाते हैं राजनारायण और यही जनता पार्टी की शुरुआत होती। क्यों होता है? इमरजेंसी लगाई जाती है, विद्रोह हो जाता है, बगावत हो जाता है और सब कहते हैं कि इंदिरा, बहुत सारी चीजें कहते हैं। खैर नहीं वाली बात होती है और खैर नहीं का मतलब यही था कि चुनाव हरा देंगे और हरा देते हैं। यहाँ पे 1980 में फिर से इंदिरा गांधी कमबैक करती हैं, गरीबी हटाओ का नारा देती हैं और प्रचंड बहुमत से जीत मिलती है। 1980-84 अरुण नेहरू आते हैं और फिर 1989 से लेकर 1991 तक शीला कौल, और 1996 और 1998 में देखिए अटल जी की सरकार आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी का माहौल बन जाता है, राम मंदिर हो जाता है, सब कुछ चंगा चकाचक, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी आने वाले, राम मंदिर बनने वाला है। तो 96-98 में बाजी मार देती भारतीय जनता पार्टी और 99 में मैंने बताया कांग्रेस, सोनिया गांधी का वो युग। और सोनिया गांधी 98 में कमान संभालती और 98 से लेकर जब तक वो अध्यक्ष रहती हैं और अभी तक, इस बार छोड़ने तक 2004, 6, 9, 14, 19, सोनिया गांधी। और सोनिया गांधी इस बार के चुनाव में कहती है लाल को सौंप रही हूं, देख लेना, संभाल लेना, अपने बेटे को सौंप रही हूं। और फिर क्या 3,90,000 मत से जीते राहुल गांधी। वायनाड से बड़ी जीत थी, इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि मैं नीतिगत रूप से भी यही फैसला लूंगा। सामने नहीं बोला, ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट को देखिए और अच्छे तरीके से समझिए कि क्या कुछ हुआ है राष्ट्रीय राजनीति के पटल में। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने सस्पेंस पर लगाया विराम। पार्टी ने यह तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए। वायनाड सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी। वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना
मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। और बलौदा बाजार में हुई हिंसा की अब बात करेंगे। बलौदा बाजार अपनी जगह है लेकिन सियासत अपार हो रही है। बलौदा बाजार में हुई हिंसा के बाद अभी भी सियासत लगातार चल रही है। भाजपा द्वारा बलौदा बाजार मामले को लेकर जांच समिति गठित की गई, जांच समिति पहुंची। इस दौरान जांच समिति के सदस्यों ने अमर गुफा पहुंचकर वहां स्थित जैद खाम का मुआयना किया। ये वही जगह है जहां पर असामाजिक तत्वों ने जैद खाम को क्षतिग्रस्त किया था। इसके बाद सतनामी समाज के लोग आक्रोशित होकर एसपी और कलेक्टर कार्यालय में आगजनी कर चुके थे। जैसा कि पता है आपको, हिंसक विद्रोह हुआ और वो लोग कल्प्रिट कौन है उनकी खोज भी जारी है। बलौदा बाजार को लेकर कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। कांग्रेस बीजेपी के जाने को लेकर कह रही है, कल बात कर रही है कांग्रेस धरना प्रदर्शन की, और इन सब के बीच बलौदा बाजार उत्तर ढूंढ रहा है कि आखिर कौन है दोषी जिसने हमारे शहर में ये तांडव मचाया। देखिए इस रिपोर्ट को। बलौदा बाजार हिंसा की आग अब भी धधक रही है क्योंकि राजनीतिक दल उस आग को बुझने नहीं दे रहे हैं। घटना के बाद कांग्रेस ने अपने जांच दल को बनाकर भेजा, जमकर बयानबाजी भी हुई। तो आज बीजेपी का जांच दल भी बलौदा बाजार पहुंचा। बीजेपी की टीम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे और पूर्व विधायक रंजन साहू भी शामिल हैं। तो वहीं मंत्री दयाल दास बघेल जांच समिति के संयोजक रहे। बीजेपी की 5 सदस्यीय जांच टीम पहले तो गिरौदपुरी में अमर गुफा पहुंची, जहां पुजारी से पूछताछ कर जानकारी जुटाई। ये वही जगह है जहां आरोपियों ने जैद खंभ को नुकसान पहुंचाया था और यहीं से विवाद खड़ा हुआ था। इसके बाद टीम समाज के लोगों से भी मिली और उनके हिंसा के बारे में जानकारी ली। और हम निर्देश दिए हैं यहाँ के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को कि दोषी के ऊपर कठोर कार्रवाई हो और इस बात का ध्यान भी रखें कि जो निर्दोष हैं उसके ऊपर कार्रवाई ना हो। वो भी आहत हैं, समाज भी दुखित है इस घटना को लेकर के, और जो उपद्रव किए हैं उसको चिन्हांकित किया जा रहा है। फोटोग्राफ्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से चिन्हांकित करके जो दोषी व्यक्ति हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बलौदा बाजार मामले में भाजपा जांच दल की जांच को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि संगठन के लोग संगठन के नाते वहां के लोगों से मिलने, वहां के हालात को जानेंगे, उसके आधार पर ही रिपोर्ट पेश करेंगे। पार्टी की तरफ से ये जांच सरकार के सहयोग के लिए कर रही है। देखिए, संगठन के लोग संगठन के नाते वहां के लोगों से मिलेंगे, वहां के हालात से जानेंगे और उनको अपना जो फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर वो सरकार को अपना अभिमत देंगे। कांग्रेस की जांच दल ने पहले ही बलौदा बाजार का दौरा कर इस हिंसा के लिए सरकार और प्रशासन को दोषी ठहराया था। कांग्रेस के दिग्गज नेता जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज और चरणदास महंत भी बलौदा बाजार का दौरा कर चुके हैं। कांग्रेस के नेता इस मामले को लेकर लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। एक बार फिर कांग्रेस ने इस हिंसा को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कहा है कि गांव के लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है एफआईआर करने के लिए।
बीजेपी की टीम पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा का समिति बनाना हास्यास्पद है। बीजेपी का ना तो अपनी सरकार पर भरोसा है और ना ही पुलिस और प्रशासन पर। यही नहीं, कांग्रेस बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में कल छत्तीसगढ़ के हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बलौदाबाजार की घटना के लिए जांच दल का संगठन के द्वारा बना के भेजा जाना बेहद ही हास्यास्पद है और आश्चर्यजनक है। राज्य में आपकी सरकार है, सारी मशीनरी आपके पास में है, तो पार्टी को सरकार पे भरोसा नहीं है या पार्टी को ऐसा लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों के नियंत्रण में शासन प्रशासन नहीं है। बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस ने बलौदाबाजार में घटित तोड़फोड़ आगजनी के मामले में कुल 9 FIR दर्ज की है। लगातार उपद्रवियों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। साथ ही 133 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 10 तारीख को जो घटना हुई थी और उसके परिप्रेक्ष्य में अभी तक 133 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सर कितने हिरासत में है और कितनों की तलाश जारी है? संदेही है, कुछ उनसे पूछताछ की जा रही है और उसके अलावा जो फुटेज है और भी साक्ष्य है उसके आधार पे आरोपियों की, बाकी जो आरोपी उनकी तलाश की जा रही है और जो आरोपी हैं वो साक्ष्य के आधार पे तलाशे जा रहे हैं। कुछ नामजद भी हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। एक तरफ कांग्रेस जहां बलौदाबाजार हिंसा को लेकर 18 जून को प्रदर्शन करने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने बलौदाबाजार में 20 जून तक धारा 144 बढ़ा दी है। बलौदाबाजार में कांग्रेस के प्रदर्शन पर प्रशासन का क्या रुख होगा, ये बड़ा सवाल है। विस्तार न्यूज के लिए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। और बलौदाबाजार सतनामी समाज आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बलौदाबाजार में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन रद्द हो गया है। धारा 144 बढ़ाए जाने के बाद ये धरना प्रदर्शन रद्द हुआ है। कांग्रेस हिंसा के विरोध में प्रदर्शन करने वाली थी 18 तारीख को और धारा 144 आज 17 तारीख को ही बढ़ाई गई। प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी चल रही है और इसी बीच कांग्रेस ने बलौदाबाजार में प्रदर्शन रद्द कर दिया है। धरना प्रदर्शन को कह दिया है कि अब नहीं करेंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।